हेलो भाइयों, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के दूसरे क्लास को। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। क्या है ये, चलिए देखते हैं। परिभाषा इसकी है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के जीवित और अजीवित घटकों के मध्य अंतर क्रियाओं के योग अथवा परिणाम को कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के अंतर्गत जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है। तो और हमने कल की स्टोन प्रजाति और पारिस्थितिकी निके काफ़ी चीज़ों के बारे में और गहनता से जानकारी की हुई थी। उसमें मैंने जैविक अजैविक के बारे में चर्चा किया था। जैविक वो होते हैं जिनमें जीव होता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका ये एनिमल्स हुए, तो ये जीवित हैं, जैविक हैं। अजैविक में आपका आ जाता है पर्वत, पठार, वायु, सूर्य का ताप, ठीक, ये सब चीज़ें थी। आज हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको बता दिया कि मैंने कि कोई भी एक स्थान हो, वहाँ पर जीवित जंतु होते हैं और अजीवित जंतु होते हैं। दोनों एक दूसरे पर किस प्रकार से आश्रित हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, चर्चा करना, और यही पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कुल सभी के योगों को, ठीक। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब चलिए परितंत्र की विशेषताएँ देखते हैं। तो इसकी रचना 3 मूलभूत घटकों से होती है। नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 जीव और नंबर 3 भौतिक घटक। बिना ऊर्जा के जीव संभव नहीं है और बिना भौतिक घटकों के भी जीव संभव नहीं है। तो जीवों के लिए ऊर्जा भी ज़रूरी है और भौतिक घटक भी ज़रूरी हैं। तो तीनों में अंतर संबंध भी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। देखिए होता क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य है और यहाँ से सूर्य से प्रकाश जब आता है तो पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पर आता है तो ये जो है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके जो है ग्रहण करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये फ्लो करते हैं, ठीक है। इन ऑक्सीजन को मानव भी ग्रहण करता है। इनसे जो प्राप्त फल होते हैं वो कार्बन होते हैं। क्योंकि आपको पूछा जाए स्वपोषी परपोषी के बारे में, तो स्वपोषी हमेशा पेड़ पौधे जो होंगे वो स्वपोषी होंगे। उत्पादक जितने होंगे, ठीक है, उत्पादक जितने होंगे वो स्वपोषी होंगे। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने उत्पादक हैं वो कार्बन को भी अकार्बनिक को कार्बनिक में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। और जो आपके ये अपघटक होते हैं, अपघटक, ये कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमारे शरीर का आपको पता होगा कार्बन से बना है, तो हमारे शरीर को सड़ा करके जो है ये कार्बन को अकार्बन में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि उत्पादक जो है अकार्बन को, जो बिना कार्बन की है, उसको कार्बन में परिवर्तित करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैसे देखिए ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशी होता है और पिरामिड जो होता है उसका हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का 10% लिंडेमान का नियम आप जब पढ़ेंगे तो उत्पादक के अंतर्गत जो होता है, जो कि प्राथमिक सूर्य प्राथमिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। सूर्य से जब पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ऊर्जा की सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो पेड़ पौधे में होती है। पेड़ पौधों को बकरी खाती है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, उत्पादक होते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो बकरी होता है। तो उत्पादक को बकरी खाया तो 10%, मतलब ये ऊर्जा का 10% इसको रूप मिला, कम हो गया। फिर उसके बाद बकरी को कोई शेर खा लिया तो 10% का 10% मतलब 1 हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर बकरी को, शेर को कोई मानव खा लिया। तो देखिए आप ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जा की मात्रा भी घट रही है और ऊर्जा भी घट रहा है। इसलिए हमेशा आप जान लीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी ही होगा, ठीक है। ऊर्जा ऊपर से इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में ऊर्जा नहीं जाएगा। हमेशा ऊर्जा का प्रवाह सिंगल दिशा में जाता है और उसकी पिरामिड सीधा होती है। निचले स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप स्तर ऊपर करते चले जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा स्तर कम होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए परितंत्र में पदार्थों का गमन भू जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से एक चक्रीय रूप में संपादित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो पदार्थों का गमन है वो भू रासायनिक, जैव भू रासायनिक, भूमि, अब जैसे जिस चीज़ का जितना भार है उसी हिसाब से जो है उसका भू रासायनिक चक्र बनेगा, ठीक है। और वो चक्रीय प्रक्रम में चलेगा। मतलब यहाँ से बनेगा, जैसे अब पेड़ पौधे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट पेड़ पौधे जो है सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। प्रकाश ग्रहण करने के बाद ऊर्जा भोजन बनाते हैं। अब सबसे ज़्यादा ऊर्जा 100% यही पेड़ पौधे ही यूज करते हैं, ठीक है। अब किस लिए यूज करते हैं
कि इनका 90% ऊर्जा जो होता है इनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में ख़त्म हो जाता है, पाचन शक्ति में ख़त्म हो जाता है, जो कि इनकी पाचन शक्ति अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है, जिस कारण जो है ये ज़्यादा ऊर्जा इस पर लगाते हैं पचाने में, और 10% ऊर्जा जो होती है वो आगे गमन कर देते हैं। ठीक, तो अगली पीढ़ी में जब जाएगा तो ऊर्जा जो होगी वो 10%, मतलब उसका 10वां भाग जाएगा, ऊर्जा कम मात्रा में जाएगी। लेकिन जैव भू रासायनिक चक्र यहाँ देखिए साथ साथ चलते हुए चला जाए कि यहाँ पर देखिए ये इन्होंने यहाँ से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त किया, पेड़ पौधे से फल तैयार हुआ, फल को जो है मानव ने खाया, फिर मानव ने उसका जो है त्याग किया, वो फिर मलमूत्र में बना, मलमूत्र के बाद फिर जो है फिर वो कार्बन के रूप में परिवर्तित, नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होकर फिर जो है वायुमंडल में चला गया। तो आई होप इसका एक चक्र होता है और चक्रीय प्रक्रम के अनुसार ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, परितंत्र की निजी उत्पादकता होती है। प्रत्येक परितंत्र का अपना एक निजी उत्पादक होता है। जैसे सपोज डैट आप जलीय परितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन ले लीजिए, जलीय परितंत्र में सबसे पहले उत्पादक वही होता है। कवक हो गया, शैवाल हो गया, ठीक है, तो शैवाल होता है जो सबसे पहले ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है, बाकी सभी को देता रहता है। ठीक है, अभी आप सहभागिता सहोजीविता पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। परितंत्र के प्रभाव के सभी प्राणियों का पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि परितंत्र, मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर एक भी पॉइंट डिस्टर्बेंस हुआ तो पूरा का पूरा परितंत्र जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हर एक जीव का अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक काम करते हैं, पर्यावरण में उनका अपना एक योगदान होता है। जैसे मानव का योगदान है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो जाना खतरनाक होता है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन लेकर के जाएंगे तो वो घर्षण से आग लग सकती है, इसलिए उसमें हीलियम वगैरह मिलाया जाता है। तो अति सर्वत्र वर्जते, अति जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। परितंत्र गतिशील होता है, सही बात है, परितंत्र एक गतिशील तो होता ही है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं, मैंने कल ही बताया था। उसके बाद परितंत्र स्वयं पूर्त या सेल्फ सपोर्टिंग और स्वनियंत्रित प्रणाली कंट्रोलिंग सिस्टम पर आधारित होता है। जैसे आपको पता होगा कि प्रकृति अपना स्वयं सारी चीज़ें क्लियर कर लेती है। सपोज दैट यदि आपने ज़्यादा चीज़ों का दोहन किया तो प्रकृति ने आपको सीधा सीधा मारना स्टार्ट कर देगा। अभी कोरोना क्या है, कोविड-19 क्या है, मानवों ने कितने प्रकार के जीव जंतुओं की हत्याएं की, उनको मार करके चाइना ने कितना बड़ा वेट मार्केट उनके वहाँ पर है, हमारे भारत में कितना बड़ा है। तो अनेकों प्रकार के उन्होंने प्रकृति को डिस्टर्ब किया, वहाँ से एक किसी व्यक्ति ने खाया, क्या एंजाइम उनके पेट में बन गया, वहाँ से वायरस निकला और पूरे वायरस जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। तो प्रकृति अपने आप को स्वयं मेंटेन और स्वयं सपोर्ट करती है और स्वयं अपने आप से लेकर के चलती है, उसी को हम परितंत्र भी कहते हैं। उसके बाद परितंत्र की, देखिए एक सेकंड रुकिए, परितंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करता है। जितना अच्छा वो क्या नाम है आपका ऊर्जा उसको मिलेगा, उतनी अच्छी परितंत्र की उत्पादकता बढ़ेगी। सपोज डैट आप उत्पादन के प्रथम स्तर को देखेंगे तो वहाँ पर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा मात्रा इनको मिल रहा है उत्पादक को। कोई और परितंत्र हुआ, जैसे आपका कवक हुआ, फंगस कहना है, फाइटोप्लैंक्टन हुआ या शैवाल हुआ, अगर वो उसका वहाँ उत्पादक स्थिति देखेंगे तो पेड़ों पौधों से जो है उत्पादकता जितनी सूर्य की मात्रा प्राप्त कर रहे हैं, जितना सूर्य की मात्रा प्राप्त करना है, दोनों में अंतर होगा। तो अलग अलग उत्पादक ऊर्जा स्तर में, अलग अलग परितंत्रों में उत्पादन ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है, और ऊर्जा का निवेश और ग्रहण और बहिर्गमन भी अलग अलग होता है। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, परितंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो परितंत्र के दो घटक हैं, कल हमने बताया था, जैविक घटक और अजैविक घटक। मैंने कल हल्का फुल्का बताया था, आप जान लीजिए। जैविक घटक के अंतर्गत 3 पदार्थ आते हैं। उत्पादक होता है, पेड़ पौधे जिसको बोलते हैं। उपभोक्ता प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक को ही आप जानें, तृतीयक चतुर्थक बहुत बनते चले जाते हैं, लेकिन आप उपभोक्ता को प्राथमिक और द्वितीयक स्तर तक ही लेकर जाइएगा। प्राथमिक पेड़ पौधे आ जाएंगे। उपभोक्ता के अंतर्गत जो कि स्वपोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, बाकी इनसे जो भोजन खाते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता से जो भोजन ग्रहण करता है उसे द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता या मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, अब घटक जो होता है जो प्राथमिक द्वितीयक और सबको खाता रहे उसको अपघटक कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर का काम होता है कि कार्बन को अकार्बन में परिवर्तित करना, और पेड़ पौधों का काम है अकार्बन से कार्बन में परिवर्तित करना। तो ये चक्र चलता रहता है। सपोज मैं आपको एक अभी जैव रासायनिक चक्र के बारे में बता देता हूँ। पेड़ पौधे जो है कार्बन को
अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, अकार्बनिक है। उसको बाद यहाँ पर कार्बन में परिवर्तित करते हैं फल में, जैसे आलू हुआ, शकरकंद, सब में कार्बन है। अब इसको मानव ने खाया, मानव के अंदर गया और मानव कार्बन से परिपूर्ण है। फिर मानव की मृत्यु होती है तो उसको डिकम्पोजर आता है, खाता है उसके मांस को। तो यह कार्बनिक रूप में सब मानव शरीर में कार्बन ज़्यादा होता है, तो कार्बन को कौन तोड़ता है? ये डिकम्पोजर तोड़ता है और ये कार्बन को अकार्बन पर परिवर्तित कर देता है। और ये देखिए एक चक्र बन गया, भू रासायनिक चक्र। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उपभोक्ता का मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय स्तर के उपभोक्ता होते हैं और तृतीय स्तर के उपभोक्ता को उच्च मांसाहारी से शेर, भालू, चीता हुआ, तो उच्च मांसाहारी, हाईएस्ट कंज्यूमर उनको बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत मानव भी आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर में क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर में देखिए अजैविक घटक में कार्बन होता है, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं और भौतिक पदार्थ होते हैं। मैंने आपको बताया था। कार्बनिक पदार्थ में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया। मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे देखिए कार्बनिक पदार्थ को कैसे ग्रहण करते हैं। अकार्बनिक को अकार्बन ज़मीन से, सूर्य के प्रकाश से और सब चीज़ों से ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसको कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन बनाते हैं। भाई मिनरल्स पेड़ों के फलों में तो ही होता है, कार्बोहाइड्रेट फलों से ही तो मिलता है। इसको मानव कंज्यूम करता है। मैंने आपको यहाँ अब सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी और प्रॉपर रूप से समझ में आ रहा होगा कि कैसे समझाया जा रहा है। उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ में क्या आता है? तो जल आता है, लवण आता है, गैस आता है। मानव के अंदर गैस भी है, जल भी है, लवण भी है, नमकीन भी है। ठीक है, चित्रजल, पावक, गगन, समीर, पंच तत्व से बना शरीर। ठीक, भूमि, गगन, वायु, नभ से भगवान बने हुए हैं और भगवान शरीर में ही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए भौतिक पदार्थ क्या क्या हैं। भौतिक पदार्थ में प्रकाश है, ताप है, हवा है, विद्युत है। उसके बाद वर्षा है, आर्द्रता है, स्थलाकृति है। सब भौतिक रूप में है, जो भौतिक संसार बनाया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए जीवी घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जीवी घटक में शामिल तत्वों को कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। जीवी घटक में देखिए एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है और एक अपघटनकर्ता होता है। उपभोक्ता को उत्पादक को उपभोक्ता खाता है और उपभोक्ता, इन दोनों को जो है वो अपघटनकर्ता खाते हैं। चींटी आपको पता होगा कि वो अपघटनकर्ता भी है और उत्पादनकर्ता भी है, दोनों है, सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के बारे में देखिए, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। प्रोड्यूसर क्या होता है? उत्पादक, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास प्रकार के जीवाणु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल, पादप। अब शैवाल, पादप जो होंगे ये आपका कहाँ पे होंगे? शैवाल पानियों के अंदर, पानी का जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं, नदियों में शैवाल पाए जाते हैं, जलकुंभी पाई जाती है, तो सूर्य के प्रकाश से वही ऊर्जा ग्रहण करती है। पादप, प्लवक मतलब प्लैंक्टन्स होते हैं, गहरे समुद्री जल में प्लैंक्टन्स होते हैं आदि शामिल हैं। ये सूर्य के प्रकाश से जो है ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इनके अंदर ये गुण होता है कि वो ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करें और इनके अंदर सारे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा होती है। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता। एक चीज़ आपको बता दें कि जैव भू रासायनिक क्षेत्रों में देखा जाए तो पेड़ पौधों से ज़्यादा जैव भू रासायनिक मामला जो होता है, जैव भार होता है, वो मछली का होता है, क्योंकि व्हेल मछली सबसे भारी होती है। हालांकि व्हेल मछली जो है वो मछली नहीं, एक मैमल्स है, लेकिन आप अगर पेड़ पौधे और जहाँ इसकी तुलना में लेकर के आएंगे तो पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा ना होकर के मछलियों से ज़्यादा भारीपन जैव भार होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिनके जो मूत्र होते हैं वो ठोस पदार्थ में होते हैं? तो चूहा जो होता है उसका मूत्र जो होता है वो ठोस रूप में होता है। कारण यह है कि चूहा एक दिन मतलब 80 दिन बिना पानी पिए हुए रह सकता है। सबसे ज़्यादा चूहा और कंगारू जो होते हैं वो 80 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। कैमल जो होता है 30 से 35 दिन अगर आप रख लेंगे तो वहाँ पर पानी बिना पिए रह सकता है। तो सबसे ज़्यादा चूहा और ये कंगारू हैं और सबसे ज़्यादा समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए उपभोक्ता, कंज्यूमर्स क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा ये भोजन के लिए अन्य अवयवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये कोर पॉइंट है, यही क्लियर होते चला चलिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं, भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, ऊँट आदि शामिल हैं। द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता, तो द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता में ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं अथवा शाकाहारियों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे बिल्ली हुआ, भेड़िया हुआ, सियार हुआ, गीदड़, चिड़िया, मानव
चूहा। तो मैंने आपको बताया था कि मानव भी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? तो ये उच्च मांसाहारी जीव होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। इसमें शेर, बाघ, चील, शार्क, तेंदुआ आदि होते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए डीकम्पोजर्स। अब ये जीवी घटक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता और अवघटक। तो अवघटक तीसरा पार्ट है। तो इसमें बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को नष्ट कर पृथ्वी में की सफाई करते हैं और ये पृथ्वी के महत्तर भी कहलाते हैं। चींटी भी पृथ्वी का महत्तर होती है, क्योंकि वो मांसाहारी उपभोक्ता भी है और वो जो है डिकम्पोजर भी है। तो चींटी जो है वो है, और जो वायरस होते हैं ये किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेल्स वगैरह होते ही नहीं हैं। प्रमुख अजीवीय घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो प्रकाश है, लाइट। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और सभी जीवों के लिए प्रकाश ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। वर्षा या जल का वितरण वनस्पति को उगाने में आदि में आवश्यक होता है। तापमान अनेक जीवों के क्रियाकलाप में 30 फ़ारेनहाइट से 185 फ़ारेनहाइट के मध्य कर सकते हैं। मतलब अनेक जीवन अपने क्रियाकलाप जो है 30 फ़ारेनहाइट से 185 फ़ारेनहाइट के बीच तक सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तापमान में परिवर्तन सीमा कारक के रूप में कार्य करता है। गैसें, स्थलीय एवं जलीय दो प्रकार के जीवों के लिए वायुमंडलीय गैसों की आवश्यकता होती है। ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवायु, वर्षा, तापमान विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो कि वनस्पतियों की जीव उपस्थिति को निर्धारित करती हैं। ठीक है। अक्षांश में परिवर्तन तापमान, वर्षा और जलवायु में परिवर्तन लाता है, अतः परितंत्र के लिए सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। स्थलाकृति, अलग अलग प्रकार के स्थल स्वरूप जैसे पर्वत, घाटी, भृंगु चट्टानें और आदि विभिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, भंगुर चट्टाने को भृंगु चट्टाने भी कहते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे हम निरंतर क्लास लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।